हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज 27 जनवरी है। सबसे पहले बात करते हैं जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपसे बीएड नहीं मांगा जाता है। हालांकि हाल ही में जो संशोधन किया गया था उसके बाद एक दिन तो न्यूज़पेपर वालों ने ये बात लिख भी दी थी कि प्रवक्ता भर्ती में बीएड लागू होगा, लेकिन अगले दिन उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसी के आधार पर ये भर्ती की जाएगी। हालांकि 2020 का जो नोटिफिकेशन था ना, उसमें भी कुछ नियमावली में चेंज किया गया था। तो एग्जैक्टली अगर आप जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो पहले तो आप ये समझिए कि जीआईसी प्रवक्ता बनने के लिए आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल के बीच में अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस रही बात की एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो देखो एक बात बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी में आपसे सिर्फ पीजी मांगा गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं समाजशास्त्र में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष। तो फिलहाल एक बात ध्यान रखना कि अब समकक्षता की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जो समकक्ष वाला मामला था ना, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब समकक्ष कुछ भी नहीं माना जाएगा। अब जो लोग स्नातकोत्तर हैं बस वही लोग आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप अगर किसी भी विषय में पीजी हैं, किसी भी विषय में अगर आप पीजी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि पीजी में आपका 50% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बस आपका पीजी होना चाहिए और आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप बात करें शिक्षा शास्त्र के बारे में, तो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र में यहाँ पर कुछ नियम लागू किए गए हैं। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप मनोविज्ञान से या फिर शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि आप धारित करते हैं, प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीएड के बाद अगर आपने मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में पीजी किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा, जो कि बीएड मतलब एलटी डिप्लोमा जो होता था ना, ये बीएड के समकक्ष होता था। तो बात यहाँ पर बेसिकली बीएड के बारे में ही की जा रही है। और यहाँ पर एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, तो यहाँ पर बात जो है बीएड के बारे में की जा रही है। यानी कि आपका अगर बीएड है प्लस आपने पीजी किया हुआ है मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता पुरुष महिला में जो हिंदी का विषय है इसमें बस आपसे स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी जा रही है। प्लस ये भी है कि संस्कृत विषय आपने स्नातक में पढ़ा हुआ हो। ये कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है कि स्नातक में आपका संस्कृत हो और आपने हिंदी में पीजी किया हुआ हो तो आप हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सारी एलिजिबिलिटी है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के पहले अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो फिर प्री और मेंस यानी कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि ये जो आपका जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, तो 1647 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अब तक जो अधिसूचना प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 1647 पद हैं। चयन प्रक्रिया में केवल 2 चरण हैं। चयन प्रक्रिया में केवल आपके 2 चरण हैं। एक तो आपकी प्री की परीक्षा होगी, दूसरी जो है मेंस की परीक्षा होगी। ध्यान देना कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है। और रही बात प्री और मेंस के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो प्री की परीक्षा होती है ना, ये ऑप्शनल रहेगी और मेंस पूरी तरह से रिटेन में होगा। ठीक है, परंपरागत यानी कि रिटेन में ये एग्ज़ाम आपसे करवाया जाएगा। अब सिलेबस क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो आपकी प्री की परीक्षा होगी इसमें कुल मिला के 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। प्री में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपके होंगे किससे, जीएस से। बाकी जो प्रश्न होंगे यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपके विषय से होंगे, आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसको अगर हम एक बार चेक कर लें तो अच्छे से हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आइए देख लेते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी लगाई गई है। देखो यहाँ पर देखेंगे
प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा और पाठ्यक्रम। तो प्री के बारे में यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है ये आप एक बार देख लीजिए। लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक पेपर होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 120 है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से 80 प्रश्न और आपका जो जीएस है उससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 120 नंबर और यहाँ पर कुल इसकी जो मतलब मैक्सिमम मार्क होगा ना, ये कितना होगा, 300 मैक्सिमम मार्क पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो जीएस फॉर ऑल सभी के लिए कॉमन रहेगा और जो भी विषय आप चुनेंगे उससे 80 प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सेम पैटर्न एलटी ग्रेड में भी अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अब एलटी ग्रेड में भी प्री और मेंस कराने जा रहे हैं तो एलटी ग्रेड में भी सेम पैटर्न अप्लीकेबल हो सकता है। यानी कि प्री में आपका जीएस भी रहेगा और प्लस सब्जेक्टिव भी रहेगा। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी आगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जीएस बिल्कुल वही है जो कि आरओ यूपी पीसीएस में लगभग है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बल्कि आप ये मान चलिए ना कि जो आरओ का सिलेबस है बिल्कुल सेम यहाँ पर रख दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर आपसे लॉजिक और रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर यानी कि यूपी स्पेशल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है 8वीं लेवल तक की। इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट तो है ही है, ठीक है। तो ये आपका जीएस का पूरा आपका सिलेबस हो गया और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे भी 80 प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो प्री अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ये मात्र एक स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें प्री का अंक जुड़ेगा, प्री का अंक नहीं जुड़ेगा। तो प्री बस किस लिए है कि प्री आपकी केवल स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग मतलब आपकी छटनी की जाएगी कि आप मेंस देने लायक हैं या नहीं हैं। इसके बाद जो लोग मेंस में जाएंगे तो ध्यान देना कि मेंस में 2 पेपर होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। तो पहला पेपर इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें सामान्य हिंदी 50 नंबर और निबंध 50 नंबर, ठीक है, रिटेन में होगा ये। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, क्षेत्रीय विदेशी वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यूपी की मुख्य बोलियाँ और हिंदी भाषा के प्रयोग में आने वाली अशुद्धियाँ, ये आपके हिंदी के सिलेबस में हैं। रही बात हिंदी निबंध के बारे में तो ये भी 50 नंबर का होगा और इसमें एक खंड होगा जिसमें से एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। 1000 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी और इससे भी 50 प्रश्न। ध्यान देना कि ये इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का जो पहला पेपर है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो अंक आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे वो मुख्य परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट में आपका जुड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो आपका विषय होगा उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि विषय जो मुख्य विषय जो भी विषय आप चुनेंगे मुख्य परीक्षा में तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना कि विषय से संबंधित कुल मिला के 300 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा में 300 अंक आपके सब्जेक्ट से होंगे और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो खंड ए, खंड बी और खंड सी में बटे होंगे। खंड ए के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, खंड बी के अंतर्गत भी 5 प्रश्न होंगे, खंड सी में कुल मिला के 10 प्रश्न होंगे, ठीक है। खंड ए में जो प्रश्न होंगे तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो शब्द सीमा होगी वो 250 शब्दों तक की होगी और यहाँ पर एक प्रश्न 25 अंक का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के 125 अंक आपको मिलेंगे खंड ए से। इसके बाद खंड बी में आएंगे आप तो यहाँ पर जो शब्द सीमा है वो 150 शब्दों की होगी और यहाँ पर प्रति प्रश्न आपको 15 अंक दिए जाएंगे। यानी कि 75 अंक आपका खंड बी से होगा। इसके बाद खंड सी में 10 प्रश्न होंगे जो कि अति लघुत्तरीय होंगे। शब्द सीमा यहाँ पर कितनी होगी, 50 शब्दों की होगी और प्रति प्रश्न आपसे 10 अंक यानी कि कुल मिला के 10 दाम में 100। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 300 अंक का आपका मेंस होगा, ठीक है। तो और यहीं पर बस आपका जो फाइनल मेरिट है इसी आधार पर, यानी कि जो आपका खंड ए रहेगा हिंदी निबंध और सामान्य हिंदी, हिंदी निबंध और सामान्य हिंदी और निबंध से यहाँ पर जो आपको मिल रहा है 100 नंबर और प्लस 300 नंबर आपके विषय से, तो 400 नंबर की यहाँ पर परीक्षा आपकी हो रही है और यहीं से आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी।
तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको हर बात समझ में आ गई होगी। एज लिमिट कितनी होती है, तो देखो सामान्य रूप से जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो 21 से 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो 21 से 45 साल तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। हाँ, अगर उम्र सीमा आड़े आ रही है तो आप PGT में जा सकते हैं, TGT में जा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। और ये तीनों भर्तियाँ जो कि मैंने आपको बताया ना, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस TGT प्लस PGT, ये भर्तियाँ भी इसी साल आने जा रही हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा वर्ष हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, और यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन थे आप लोगों के, उसको दूर करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया। देखो फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, ये चैनल आपको पसंद है, तो इसे सपोर्ट भी प्लीज़ आप कर दिया करें। ठीक है, इसे गुरुदक्षिणा मान लो, इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, इसका फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर तो आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है ना, ज़िंदगी कुछ भी दोहराती नहीं है। जो यादें समेट सको समेट लो। इसका मतलब ये है ना कि ज़िंदगी में प्रतिदिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, तो उसको आप लोग पूरी तरह से एंजॉय करो। हाँ, अपने जीवन के लिए 2 प्रकार के टारगेट सेट करो कि आज अपने जीवन में मैं क्या वैल्यू ऐड करने वाला हूँ, प्लस ये भी कि आने वाले 6 महीने के बाद मैं खुद को किस रूप में देखता हूँ। ये चीज़ें 2 चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। खैर, आज के अखबार तो प्रकाशित हुए नहीं, तो यहाँ पर कुछ न्यूज आई हुई है, वो देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो शीर्ष न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। तो इस पर आज सुनवाई होने जा रही है। ये न्यूज़ आपको पता ही है। और देश में अब सभी को अपनाना ही होगा भारतीय मानक समय। तो ध्यान देना कि देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना होगा। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार जल्द ही एक देश एक समय को लागू करने जा रही है। एग्जैक्टली समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर भारतीय मानक समय IST के उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का यह मसौदा तैयार किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य समय निर्धारण प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। देखो ये सब क्यों करना पड़ रहा है जानते हैं? इसलिए क्योंकि आप देखेंगे ना, तो टाइम जोन में अगर आप जैसे कि अरुणाचल में जब 6 बजते हैं और बम्बई में जब 6 बजते हैं, तो समय तो दोनों बराबर होता है, लेकिन आपको पता है ना, अरुणाचल में जो सूर्योदय होता है वो बम्बई से 2 घंटे पहले हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ना क्या होता है कि समय कई एक निश्चित रूप से मतलब विभाजन करने के बारे में बात की जा रही थी, ताकि सूर्योदय से सूर्यास्त को देखते हुए यहाँ पर टाइम जो है सेट किया जा सके। जैसे कि अलग अलग देशों में होता है, आप अलग, जैसे कि हमारा जो देश भारत है, ये जो मेरिडियन टाइम है, ग्रीनिश टाइम है, उससे 5 घंटे 30 मिनट हम लोग आगे हैं, प्लस 5:30 हैं। तो इस प्रकार से तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो टाइम जोन के बारे में बात की जा रही है, तो उसका अर्थ क्या है, वो कि लागू क्यों किया जा रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि द लीगल मेट्रोलॉजी भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य समय निर्धारण प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कमर्शियल और आधिकारिक दस्तावेज के लिए IST को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। समय के संदर्भ के लिए केवल IST का ही उपयोग किया जाएगा। फिलहाल इस पर एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो पूरी बात है ना, इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वीडियो को लंबा करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ECC वाले में जो लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फ़िलहाल एक अपडेट ये है कि आप ना रात में प्रयास करें। रात में वेबसाइट चल रही है, क्योंकि दिन में तो बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, और वैसे भी वेबसाइट की जो क्षमता है बहुत ही सीमित है, तो ज़्यादा आवेदन हो नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि जो रजिस्ट्रेशन लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर आप UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस LT ग्रेड प्लस UPSSC की कोई परीक्षा या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वीडियोस दिए जा रहे हैं, आप वॉच करते रहिए। इसमें आपको PYQ यानी कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, और साथ ही साथ
जो लेटेस्ट करंट अफेयर है पूरे साल का, वो हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है बूस्टर के रूप में। तो लिंक मैं आपको पहले में दे रहा हूँ, एक बार जाके जब देखिएगा जरूर, ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।